Accounting class, start with chapter 2, determinants of interest rate. ठीक है. This is going to be something जो कि आप बुक से ऐसे जितना फॉलो नहीं करना पड़ेगा. I'll explain to you what interest rate is and what are its determinants, so that should be fine. बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं that you might not be able to follow. तो सबसे पहले नॉमिनल से स्टार्ट करते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है. ये वो इंटरेस्ट रेट है जो मार्केट में आपको मिल रहा होता है. ठीक है, जो जैसे कि बैंक के ऊपर आपको मिलेगा, बैंक में पैसे रखवाने पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, दैट वुड बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. या बॉन्ड पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे मिल रहा होगा, दैट वुड बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. नॉमिनल का वो जो एक्चुअली आपको ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको मिलता है. एक बॉन्ड पे लिखा हुआ जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो जो 10% है वो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है. इस तरह बैंक लेकर जो हम 4%, 6%, 5% देंगे, दैट वुड बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. So nominal interest rate actually observed in the financial markets. लेकिन हम जिससे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन हर चीज की तरह जैसे कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, हर चीज की प्राइस डिटरमिन सिर्फ दो चीजों के ऊपर हो रही होती है, डिमांड और सप्लाई. ठीक है. जितनी लोनेबल फंड्स की डिमांड होगी और जितनी उनकी सप्लाई होगी, अकॉर्डिंगली लोन की जो रेट है वो उसके अकॉर्डिंग तय हो रहा होगा. ऑल्दो गवर्नमेंट्स डू इन्फ्लुएंस इट समटाइम्स, बट that is a fact. Now the important question over here is, मैं अपने जो इनकम है उसके सिर्फ दो काम कर सकता हूँ. either I can spend it or I can save it. इस लाइक स्पेंडिंग में सारी ब्रॉड कैटेगरी अगर कुछ खरीदने, ये वो सब कुछ, वो सब इसके अंदर आ गया. स्पेंड मीन्स कि ये इस्तेमाल हो गया. सेविंग मीन्स कि इसमें से ये बचे पड़े हैं जो फ्यूचर में मैं कभी यूज कर सकता हूँ. ठीक है. सो अब जो सेविंग्स, स्पेंड वाला पार्ट तो स्पेंड हो गया, एंड ऑफ स्टोरी. जो सेविंग्स वाला पार्ट है, हमारा कंसर्न ज्यादा उससे है. ठीक है. क्योंकि यही सेविंग्स हैं जो चैनल होती हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर. प्रॉब्लम इज कि अगर मैं सेविंग करके कैश अपने पास रखता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर इट वोंट हैव द सेम वैल्यू, जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है. अ डॉलर टुडे इज नॉट इक्वल टू अ डॉलर टुमारो. ठीक है. इन्फ्लेशन इसका एक रीजन है कि अगले साल लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए बजाय इस टुडे इफ आई वांट टू बाय, आई कैन बाय 10 बोर्ड मार्कर्स विद 100 रुपीज. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के ऊपर इसी 100 रुपीज से बोर्ड मार्कर खरीदने जाऊंगा, तो आई कैन ओनली बाय 9. तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई. जबकि अगर मैं उसको आज यूज करता तो मैं ज्यादा चीजें ले सकता था, और मैं एक साल उसकी चीज का यूटिलिटी भी उठा सकता था, उसका फायदा भी उठा सकता था. सो सेविंग के अंदर ये नुकसान है. अब मैं सेव करना भी चाहता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ना कि मैं आज ही 100 रुपए के 10 मार्कर लेके रखूं. हो सकता है सेविंग मैंने तो लिख दी, मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, लेकिन हो सकता है मुझे फ्यूचर में मार्केट की जरूरत ही ना पड़े. हो सकता है फ्यूचर में मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए, मुझे पेट्रोल लेने की जरूरत पड़ जाए, मुझे कोई और चीज परचेज करनी पड़ जाए. तो अगर मैं सामान लेकर रख लूंगा तो दो इश्यूज. एक, हो सकता है वो फ्यूचर में इरेलीवेंट हो जाए. दूसरा, हो सकता है वो तब तक एक्सपायर हो जाए, मार्कर लेके रखे वो ड्राई हो गए. ठीक है. मैंने अब अगेन सिंपली मैंने सेविंग की थी किसी बुरे वक्त के लिए, तो अगर मैंने अभी स्पेंड कर दिया कुछ चीज लेकर, तो फ्यूचर में अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो व्हाट विल आई डू. ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने लेट्स सपोज के हेल्थ के लिए कि जी हो सकता है फ्यूचर में मेरी हेल्थ खराब हो, कभी तो मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी पड़े, तो अब मैं क्या आज ही जाकर डॉक्टर को फीस दूं, डॉक्टर साहब ये मैं फीस दे के जा रहा हूँ, साल बाद जब भी बीमार होंगे तो आऊंगा आपके पास. नॉट पॉसिबल ना. अगर दे भी आऊं लेट्स सपोज, तो किस वाले को देकर आऊं? आइज वाले को देकर आऊं, ईएनटी वाले को देकर आऊं, हार्ट वाले को देकर आऊं, बोन्स वाले को देकर आऊं, किसको दूं? गेट द आइडिया. सो आई कैन नॉट स्पेंड द मनी टुडे ताकि मैं अभी लॉक कर लूं उसकी जो वैल्यू है. बट आई कैन डू इंस्टेड इज कि मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं, और मैं जब इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा तो मैं फिर कुछ डिमांड करूंगा उसके ऊपर. क्यों? द थिंग इज, जब मैं पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो जो सबसे पहली चीज मैं उनसे डिमांड करूंगा कि भाई मैं तुम्हारे पास अपने पैसे दे रहा हूँ कि तुम इसको इस्तेमाल करो, इससे फायदा उठाओ. मैं इस पैसे से एक साल तक फायदा उठा सकता था. ठीक है. मैं इससे कोई चीज खरीदता, उसको इस्तेमाल करता, उसकी यूटिलिटी मिलती मुझे पूरा एक साल. क्योंकि मैं अपनी यूटिलिटी को फॉरगो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जिसके अंदर let's go with the real required rate of return. ठीक है. जिसमें एक तो मुझे अपनी स्पेंडिंग डिले करने के अगेंस्ट अपना एक प्रीमियम चाहिए. ठीक है. अगर हम इसको डिफाइन कर सकें, so first thing that
रिस्क फ्री रेट से सिखाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो है मेरा रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रिटर्न है जो मैं एक साल अपनी स्पेंडिंग डिले करके उसके अगेंस्ट मांग रहा हूँ कि मैं एक साल तक पैसे खर्च नहीं करूंगा, उनसे फायदा नहीं उठाऊंगा, आप उसका फायदा उठाएंगे, इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज कि मैं उसका फायदा जो नहीं उठा रहा उसके ऊपर कुछ रहूंगा, बहुत मिनिमल होगा, लेकिन ये एक चीज मैं डिमांड करूंगा। दूसरी चीज मैं क्या डिमांड करूंगा उससे, मैं कहूंगा कि ये तो ठीक है आप मुझे देंगे कि मैं एक साल फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन उस एक साल के दौरान इन्फ्लेशन हो जाती है, मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो मुझे आप इसके अगेंस्ट जितनी इन्फ्लेशन हो रही है उसके अगेंस्ट मुझे इन्फ्लेशन प्रीमियम भी देंगे। जितनी इन्फ्लेशन होगी उतने परसेंट मुझे उसका प्रीमियम भी मिलना चाहिए कि मेरे पैसे उतने तो रहे कम से कम। ठीक है, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम ये दोनों मिल गए, दिस इज कॉल्ड द रिस्क फ्री रेट। गॉट द आइडिया? ये रिस्क फ्री रेट है, ये वो रेट है जो आपको आमतौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट के 10 साल का 15 साल का, उसके ऊपर जो आपको रेट मिल रहा होता है वो रिस्क फ्री रेट होता है। ठीक है, या यूजुअली अगर आप इसको समझे तो मे बी वी कैन से टाइबोर भी मे बी, बट आई डोंट नो टाइबोर को कैसे, लेकिन एक्चुअली जो रिस्क फ्री रेट है जिसे हम ट्रीट करते हैं यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं 10 साल के 15 साल के 20 साल के, सिमिलरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 10 15 20 साल वाले लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले, उनके ऊपर जो रेट मिल रहा होगा वो रिस्क फ्री रेट होगा। मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रीमियम भी मिलेगा मुझे, और रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के एक साल जो मैं अपनी स्पेंडिंग डिले कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये तो चीजें हुआ नहीं कि मैं मिनिमम मांगूंगा। लेकिन अब अगर आपको, मैंने दो चीजें डिमांड कर ली, अब आप मुझसे कहते हैं कि सर मेरी कंपनी में पैसे लगाएं, रादर देन कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें, आप मेरी कंपनी में पैसे लगाएं, तो क्या मुझे लगाने चाहिए? ओके, अगर तो आप मुझे यही ऑफर कर रहे हैं, नो, रिस्क फ्री रेट है ये, आपकी कंपनी रिस्क फ्री नहीं है, गवर्नमेंट रिस्क फ्री है। क्यों? गवर्नमेंट के पास एक राइट है, वो जब चाहे नोट छाप के पेमेंट कर सकती है। आपके पास राइट है, आप नोट छाप के मुझे पेमेंट कर सकते हो, आपको नुकसान हो गया मुझे पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट के पास राइट है, वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, इस बार लेट टैक्स कलेक्शन से आपको मेरी पेमेंट कर देगी। तो गवर्नमेंट के पास ये बड़ी अथॉरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट को ट्रिपल ए रेट करके सबसे सेफ रेटिंग की दी जाती है कि ये सबसे सेफ है। यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे वो सबसे सेफ कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती इजीली, बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट डिफॉल्ट करे, तो ये वो रेट है जो मुझे मिल जाएगा, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बड़े आराम से मैं ये रेट ले सकता हूँ। ये दोनों चीजें उसमें मुझे मिल रही हैं ऑलरेडी। जब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं तो कहूंगा भाई देखो ये तो मुझे मिल रहा है रिस्क फ्री, बिल्कुल, तो मैं रिस्क क्यों लूं? सीधी सी बात है ना, एक रैशनल इन्वेस्टर है, आपकी कंपनी में पैसे लगाने में चांस है ना कल को चले ना चले, पैसे डूब जाए, कोरोना आ गया आपकी कंपनी बंद हो गई, मैं कहा जाऊंगा? बॉन्ड्स के ऊपर, बॉन्ड्स एक्चुअली लॉस डिपेंड्स ऑन दिस के, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, मैंने भी बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड सिक्योर, यूजुअली गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट नहीं करती बॉन्ड्स के ऊपर यूजुअली। कौन से बॉन्ड्स? प्राइवेट बॉन्ड्स हैं, कंपनी के बॉन्ड्स है, ठीक है, यस। कंपनी जब बॉन्ड इशू करेगी तो उसके ऊपर चांस है कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है। इस केस में आपको जो कंपनी का बॉन्ड होगा उसके ऊपर ये नहीं मिल रहा होगा, और अगर ये मिल रहा होगा तो आप खरीदेंगे नहीं। समझाता हूँ। तो रिस्क फ्री रेट वो है जो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिलता है। जब आपके बिजनेस में मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं कहूँ भाई देखो तुम्हारा बिजनेस है रिस्की, मुझे ये तो मिल रहा है रिस्क फ्री, तो तुम्हारे पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्या होगा? कंपनी ए, कंपनी बी, अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी ए के पास, उसने मुझे कहा कि आप मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ठीक है। कंपनी बी भी कहती है कि आप मेरे कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। दोनों कहते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा 10 हजार का साल के बाद, ठीक है। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? दोनों इक्वली?
एनलाइटनिंग है, ठीक है। अब मैं एक चीज के बारे में, कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। हमारा एनालिसिस हमने किया, देखा कि ये दोनों कंपनीज डिफरेंट टाइप की चीजें बेचती हैं। कंपनी ए का चांस ये है कि 90% ऑफ टाइम की पेमेंट करती है। 90% चांसेस है कि ये 10,000 की प्रॉफिट की पेमेंट करेगी और इसका प्रॉफिट होगा। कंपनी बी का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 50% चांसेस है कि ये प्रॉफिट कमाएगी और ये पेमेंट करेगी। तो किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ए में। क्यों? क्योंकि रिटर्न सेम है, ठीक है, और परसेंटेज जो रिस्क की है वो कम है। 10% चांस है रिस्क का यहाँ पर लॉस का, ठीक है, यहाँ पर 50% है। लॉस का चांस ज्यादा है ना, रिस्क ज्यादा है। दिस इज योर वोलेटिलिटी रिस्क, ठीक है। अब अगर कंपनी बी मुझसे पैसे लेना चाहती है कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाएं, क्यों नहीं लगाते, तो उसे क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये जो रिस्क है 50%, ये मार्केट से आ रहा है। ये को हम जानबूझ के, कौन चाहता है कि मेरे बिजनेस में रिस्क ज्यादा हो, मुझे नुकसान हो? कोई भी नहीं चाहता। ये मार्केट से आ रहा है, उसकी इंडस्ट्री ऐसी है, उसका सेगमेंट ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। लेट्स सपोज ये है वॉलमार्ट टाइप चीज, वहां पर कोरोना आए, जो मर्जी हो, इनका सामान बिकना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिकना कम हो जाएंगे तो क्या हो गया? नमक, आटा, दाल, चीनी ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। लोग उल्टा ले लेके डोनेट करेंगे कोरोना के अंदर। इनका बिजनेस बंद नहीं हो रहा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इनके पैसे आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं या लग्जरी कार्स बेचते हैं। कोरोना आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, कुछ ऐसा हो गया, लोग अपनी स्पेंडिंग डिले करेंगे, नहीं यार अभी लग्जरी कार या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लेना अभी सही नहीं है। अगर घर का एसी भी खराब हो तो कोई बात नहीं, बाद में लेंगे, अभी जरा हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, हो सकता है किसी और पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोरोना में बीमार हो जाए। अभी आपने देखा इंडिया के अंदर सारे लोग बड़े आराम से हमारी तरह मास्क के बगैर घूम रहे थे, तो सडनली पहली 1-2 वेव में कुछ नहीं हुआ, थर्ड वेव पे जाकर ऑल आउट। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने 1.5 लाख का खरीदा है, हालांकि इट्स वर्थ नथिंग, 5-10 हजार रुपए का होता है इंडियन, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का खरीदा। एक एक इंजेक्शन, एक एक चीज, तो जरूरत पड़ सकती तो क्या करें, अभी स्पेंडिंग डिले करते हैं। तो वहां पर चांस ये होता है कि अभी इंडस्ट्री के अंदर रिस्क है, इसमें हम इसे कम नहीं कर सकते, लेकिन हम पैसे ले सकते हैं आपसे। कैसे? मैं रिस्क तो कम नहीं कर सकता, रिटर्न तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा रिस्क ज्यादा है, लेकिन देखिए मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन भी ज्यादा है, तो मैं आपको 10 नहीं देता, मैं आपको 30,000 में दूंगा साल के। नाउ यू माइट बी इंटरेस्टेड थोड़ा सा, हाँ कुछ लोग इस तरफ इंटरेस्टेड हो गए। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। फिर मैं कहूँगी चलेंगे, मैं सबके पैसे लेना चाहता हूँ, मैं आपको भी 50,000 रुपए दूंगा 1 लाख के ऊपर। अब आपको रिस्क तो ज्यादा, लेकिन आपको ये पता कि ये मिलेंगे बहुत ज्यादा। गेट दी आइडिया? तो जब कंपनी बॉन्ड फ्लॉट करेगी, ये जो आपका क्वेश्चन था कि कंपनी के बॉन्ड, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी, तो दो चीजें होती है, एक कंपनी उसके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी में एसेट रखवाती है कोलेटरल के तौर पे, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स, ठीक है। आगे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि या तो कोई ना, अगर तो सिक्योर्ड नहीं है बॉन्ड, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड नहीं है दैट मींस कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और कंपनी एज सच बैंकरप्ट होने का चांस बहुत कम है। अदरवाइज जब इन्वेस्टर पैसे लगा रहा हो वो बेवकूफ नहीं है, वो रैशनल है, वो कहेगा पहले कोई सिक्योरिटी दिखाओ, इसके पीछे की क्या सिक्योरिटी है। आप भी, गवर्नमेंट हमारी कर्जा लेने जाती है, अब मैंने अभी बताया गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं ना कि सॉवरेन होती है, वो सॉवरेन गारंटी दे रही होती है किसी को, लेकिन आईएमएफ वाले कहते हैं नहीं, ये वाला मोटरवे हमारे पास गिरवी रखो तो हम कर्जा देंगे, ये वाली फॉरेन की प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखो तो हम पैसे देंगे। गेट दी आइडिया? इस केस के अंदर भी यही हो रहा है, जहां पर अब आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी होगी, कंपनी की रिस्की, और दूसरी चीज क्योंकि कंपनी रिस्की है, वो साथ में इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करेगी, वो रिस्क फ्री रेट के ऊपर नहीं जाएगी, वो रिस्क फ्री रेट प्लस समथिंग कर रही होगी, जिसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। ठीक है, रिस्क प्रीमियम, कि जितना आपकी कंपनी में रिस्क ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अब इसी केस में एग्जांपल लेते हैं, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जी, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके अंदर हमारा रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जी 0.5%।
इन्फ्लेशन प्रीमियम क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, हम क्या लेते हैं कि हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, तो लेट्स मेक इट 7.5% रफली। ठीक है, ये हमारा रिस्क फ्री रेट हो गया। ठीक है, दैट विल बी अराउंड 8% अंदाजा। ठीक है, अब अगर मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड मुझे 8% दे रहे हैं, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, तो अगर मैं बिजनेस ए में इन्वेस्ट करूंगा तो फिर मुझे इतना भी मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूं क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस सिक्योर है, इसके पैसे आने ही आने। ठीक है, अब अगर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी के अंदर, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए 8% प्लस आई माइट गो अप टू 4% और इवन मे बी 5%। तो यहाँ इस केस के अंदर दिस वुड बी अराउंड 13%। इसलिए सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर आपको यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के मिलेंगे रिस्क फ्री रेट के ऊपर। जब कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशनल दे रहे होंगे पैसे इकट्ठे करने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी एंग्रो वालों की, नया रुपया की, तो अगर हमने जो एस्टिमेटेड ये बनाया है उसमें अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है तकरीबन 8% अपने बॉन्ड पे, तो उन्हें 10% ऑफर करना पड़ा था अपने बॉन्ड फ्लोट करने के लिए। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है एंग्रो, बट उनको ज्यादा ऑफर करना पड़ा अपने बॉन्ड फ्लोट करने के लिए। तो अगेन हाँ, फिर अब उसके ऊपर कंपनी है तो बैंकरप्ट डेफिनेटली हो सकती है। क्लियर? इन्फ्लेशन सबको पता है कि ओवर द ईयर एक बकेट ऑफ गुड्स के ऊपर जो प्राइसेस में इंक्रीज आता है गवर्नमेंट इसको मेजर करती है। सो द कंटिन्यूअल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल इंटरेस्ट रेट ये है आपका रियल इंटरेस्ट रेट, जिसे मैंने रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहा है। इसको आप रियल इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। ये वो रेट है अगर कोई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ना हो तो जो आप डिमांड करेंगे। अगर इन्फ्लेशन ना हो बिल्कुल, तो जो आप मिनिमम डिमांड करेंगे सिक्योर इन्वेस्टमेंट से, रिस्क प्रीमियम वुड बी एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट वुड एग्जिस्ट ऑन अ सिक्योरिटी इफ नो इन्फ्लेशन वर एक्सपेक्टेड। ओके, डिफॉल्ट रिस्क। अब ये जो रिस्क प्रीमियम है इसके अंदर हमने हर रिस्क का प्रीमियम डाल दिया। अगर हम पाकिस्तान की जगह किसी और कंट्री की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की जगह अब इंटरेस्ट रेट में एक चीज और ऐड हो जाएगी, एक्सचेंज रेट का रिस्क। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा ना, जैसे अभी सडनली डॉलर 170 का था अब 180 प्लस हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम इन्फ्लेशन के लिए जो इसके अंदर जो रिस्क है, रिस्क प्रीमियम है, हमारी कंपनी अगर बाहर के तो हम उसके अंदर एक्सचेंज रेट का रिस्क भी डालेंगे, तो भाई कल को चेंज हो सकती है वैल्यू। ठीक है, इस तरह से डिफॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क, तो जितने रिस्क एसोसिएटेड है उनके हिसाब से उतना ही हम रिस्क प्रीमियम चार्ज कर लेंगे। कि आपकी कंपनी में इतना रिस्क है, इस चीज का भी रिस्क है, इसका भी रिस्क है, तो उतना हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे कि सादा एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेशनली जब आप कार इंश्योरेंस परचेज करते हैं, क्योंकि वहां हर कोई कार इंश्योरेंस परचेज कर रहा होगा कि आप नहीं चाहते कि कोई लायबिलिटी आपके ऊपर पड़े और आपको वर्क बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, होता क्या है, आपने अपनी पहली कार इंश्योरेंस ली, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कंपनी को आपको पे करना पड़ा। अगली बार अगर आपकी पहली इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट थी दैट वाज $100 अ ईयर, अगले साल जब आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे उस कंपनी से, वो कहेगी जी अब आपको $110 देने होंगे क्योंकि आपका पिछले साल एक्सीडेंट हुआ, आप रिस्की हैं। ठीक है, और आपके साथ आपके दोस्त ने लिया था, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको वही $100 देने होंगे। अगले साल आप लोग फिर गए लेने, तो पता चला आपका पिछले साल फिर एक और एक्सीडेंट हो गया। इस साल आपको किया कंपनी ने चार्ज $120, उसको फिर $100 चार्ज किए, क्योंकि आप ज्यादा रिस्की, आप हर साल एक्सीडेंट कर रहे हैं। अगले साल आप फिर गए, पिछले साल में 2 एक्सीडेंट हो गए थे आपके, अब आपको कंपनी चार्ज की $140, उसको फिर से $100 चार्ज किए, क्योंकि आप रिस्की हैं। कंपनी बोलता है कि इसकी गाड़ी का अक्सर एक्सीडेंट होता है, या इसको ड्राइविंग सही से आती नहीं है, या ये कुछ इस तरह की मिस्टेक कर जाता है, इसको हमें हर बार खर्चा देना पड़ता है। उसको हालांकि पूरे साल वो एक्सीडेंट नहीं करता, हमें कुछ भी मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ता, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होता रहता है। जितने आप ज्यादा एक्सीडेंट्स कर चुके होंगे हिस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम हाई होता जाएगा। सेम गोज ओवर है कि जिस टाइप के रिस्क इन्वॉल्व है उन तमाम रिस्क के अगेंस्ट हम रिस्क प्रीमियम डिमांड करेंगे। तो डिफॉल्ट हो सकता है कंपनी के अंदर, उसके अगेंस्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क का प्रीमियम।
इस तरह से लिक्विडिटी रिस्क है कि जी ये कैश में कितना इजीली कन्वर्ट हो सकता है, उसके अगेंस्ट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल कंपनी का बॉन्ड इतना इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर मुझे दुकान से भी कोई चीज लेनी है तो मैं उसको गवर्नमेंट बॉन्ड पकड़ूंगा, यार ये 1000 रुपए का मेरा बॉन्ड रख लो, वो रख लेगा, उसे पता है कि मैं कभी भी बैंक जाकर दे सकता हूँ, उसका कैश ले सकता हूँ, कोई भी खरीद लेगा मुझसे ये गवर्नमेंट बॉन्ड। फिर सिक्योर, ये जैसे इनको क्या कहते हैं, प्राइस बॉन्ड होते हैं, आप किसी को प्राइस बॉन्ड देते हैं कैश की जगह पर, वो एक्सेप्ट कर लेगा। सेम उसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर कंपनी का बॉन्ड देंगे तो इतना इजीली वही 1000 रुपए वो आपको दे दे, ये मुश्किल है। इन दैट केस आप उसके अंदर जब प्रीमियम चार्ज करते हो, रिस्क प्रीमियम के अंदर फिर एक लिक्विडिटी का प्रीमियम भी ऐड करेंगे। So all those things are added. So default risk क्या होता है? Risk that a security issuer will default on the security by missing on an interest or principal payment, के वो या तो सूद की पेमेंट नहीं कर रहा होगा इंटरेस्ट की, या फिर प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं कर सकेगा कल को। सिमिलरली लिक्विडिटी रिस्क के कितना इजीली, लिक्विडिटी के कितना इजीली आप किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस कंपनी का बॉन्ड इतना इजीली आप सेल नहीं कर सकते मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट आप उतना प्रीमियम चार्ज करेंगे। Risk that a security cannot be sold at a predetermined predictable price with low transaction costs at short notice, कि आपको प्राइस भी पता हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ना पड़े और शॉर्ट नोटिस में 1-2 दिन के अंदर बेच दें। दैट इज डिफिकल्ट, तो आप उतना ही लिक्विडिटी का प्रीमियम भी चार्ज करेंगे कि ये मेरी जो एसेट है ये लिक्विड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप बोलते हैं करंट रेट के पर मैं मार्केट जब जाऊं जाके बेच सकता हूं, ठीक है। अब आपके पास एक जमीन पड़ी है, अब आपको पता है कि जी ये जमीन, मुझे एक तो इसका रेट नहीं पता करंट क्या होगा, गोल्ड का तो हर रोज आ रहा है ना रेट, अब इस इलाके में जमीन का रेट क्या हो गया मुझे नहीं पता। फिर इंस्टेंटली जाकर बेच दूं, वो तो उल्टा कहिए 10 लाख के 5 में दे जाओ भाई, भी तो मेरे पास 5 है, तुम्हें अर्जेंट कैश चाहिए तो। अगर आपको बेचनी है सही रेट के ऊपर तो उसमें महीना भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी कई सालों बाद सही रेट के ऊपर बेची, कई सालों तक उन्हें सही रेट नहीं मिला, कई साल वेट किया तो सही रेट के ऊपर बिकी। अगर बेचते पहले अर्जेंटली बेचनी पड़ती तो कम रेट पे बिकती, एक्चुअल वैल्यू पे ना बिकती। सो ये है उस चीज की लिक्विडिटी, ये कितना लिक्विड है, गोल्ड वेरी लिक्विड, लैंड नॉट दैट लिक्विड। फिर स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है, कोई भी प्रोविजन हो सकती है, टैक्सेबिलिटी हो सकती है, कन्वर्टेबिलिटी हो सकती है, कॉलेबिलिटी हो सकती है कि ये कॉलेबल बॉन्ड है, हम जब चाहेंगे कॉल कर लेंगे, इस डेट को हम कॉल कर सकते हैं, या कन्वर्टेबल है, इस डेट को हम आपको ऑफर कर सकते हैं कि इसको आप शेयर में कन्वर्ट करवा लें, इसके ऊपर जो टैक्सेशन रेट है वो ये अप्लाई होगा। सो ऑल दोस थिंग्स दे अप्लाई। ये वो चीजें होती हैं जो बेसिकली इंपैक्ट करती हैं किसी भी सिक्योरिटी के बेनिफिट्स को या उसके बेनिफिशियल यूज को, एडवर्सली कर सकती हैं, बेनिफिशियली भी मेथड में कर सकती हैं, ठीक है। सो स्पेशल प्रोविजंस that impact the security holders beneficially holder beneficially or adversely, and as such are reflected in the interest rate on securities that contain such provisions. Term of maturity, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस डेट के ऊपर, जिस टाइम की खत्म होने के ऊपर आपका जो ये एसेट है वो मेच्योर हो जाएगा। जैसे कि एक बॉन्ड है 10 साल का तो उसकी टर्म मेच्योरिटी 10 साल है, एक बॉन्ड 5 साल का उसकी मेच्योरिटी 5 साल है, कि 5वें साल में ये मेच्योर हो जाएगा, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट भी मिल जाएगी आखिरी और हमारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी। लेंथ ऑफ टाइम सिक्योरिटी हैज अंटिल इट्स मेच्योरिटी, दैट इज द टर्म ऑफ मेच्योरिटी। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, a comparison of market yields on securities assuming all characteristics except maturity are the same, ठीक है। अब बेसिकली टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरेस्ट रेट का, कि जो भी मार्केट यील्ड है उसकी सिक्योरिटी की, ये एज्यूम करते हुए कि बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है मेच्योरिटी वगैरह के, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर जो आपकी टर्म होती है मेच्योरिटी की, आप उसको डिटरमिन करते हैं। हम जब इसको वाईटीएम मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे आगे बॉन्ड अगले चैप्टर के अंदर, तो उसको हम जरा डिटेल में देख लेंगे कि व्हाट इज मेच्योरिटी, हम यील्ड टू मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर बाकी आपको सारा समझा दिया है। सो इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रिस्क फ्री, जिसके अंदर रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन प्रीमियम है। तो ये सब इसको हम अगर लिखना चाहें तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं। अक्सर आप जब कैलकुलेशन करते हैं फाइनेंस के अंदर तो के
या कुछ बुक्स के अंदर आर भी होता है, के भी होता है, ये रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम, ये तीनों चीजें हैं, ये दो चीजें मिलकर बनती हैं रिस्क फ्री रेट, नो प्रॉब्लम। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, ये वो रेट है जो आप किसी भी चीज के ऊपर डिमांड करते हैं। आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, कोई बॉन्ड खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है, आप उसके ऊपर जो डिमांड करते हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको हम बुक्स में अक्सर के से भी डिनोट किया जाता है, जैसे गिटमैन है, उसने लॉरेंस गिटमैन ने के से डिनोट किया हुआ है, आर से भी हम डिनोट कर देते होते हैं। जैसे कैपिटल बजटिंग हम करते हैं तो उसके अंदर जो हम के या आर ले रहे होते हैं वो यही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसके अंदर रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम होता है। इसमें से ये दो कंपोनेंट्स रिस्क फ्री रेट बनाते हैं, तो इसको आप चाहे यू लिख लें या रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम लिख लें, दैट वुड बी द सेम थिंग। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट जो चीज आपको पे कर रही होती है वो रिस्क फ्री रेट है, जिसके अंदर रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है, ठीक है। ये वो रेट है जो आमतौर पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले के ऊपर आपको मिलता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही करती है, जब आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम ये तो लेंगे ना कि गवर्नमेंट मुझे ये तो दे रही है, कम से कम ये तो दो, फिर इसके अलावा जो तुम्हारी कंपनी में रिस्क है वो उसके अगेंस्ट प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा दो, ठीक है ना। तो हम जब ये डिमांड कर रहे थे तो फिर हम ये दो चीजें चाहे आप सेपरेटली लिख लें या एक बनाकर रिस्क फ्री रेट के तौर पे लिख लें, मींस द सेम थिंग, ये समझाने की कोशिश। ये बुक में नहीं है, इसको नोट कर लेंगे। ओके, एक फॉरवर्ड रेट होता है, ये एक्सपेक्टेड रेट होता है किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर कोटेड, जो हम आज कोट कर देते हैं लेकिन ये फ्यूचर के अंदर कहीं आपको मिलना होता है, सो दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रेट, के पहले से आप उसके लिए एक रूल कैलकुलेट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर ही रहे हैं तो साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, सो कंपनी ए वो कहते हैं बी और सी। कंपनी ये कहती है कि हम आपको आपके 1 लाख रुपए के ऊपर एनुअली 10% देंगे, ठीक है। कंपनी भी कहती है कि हम आपके 1 लाख रुपए के ऊपर आपको क्वार्टरली 10% देंगे, हर क्वार्टर, ठीक है। ये एनुअल है, ये क्वार्टरली है। और कंपनी सी कहती है कि हम आपको 10% देंगे मंथली। किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्यों? ज्यादा कैसे मिलता है? मंथली कम होगा, कौन ज्यादा पे करेगा, मंथली या एनुअल? ओके, क्यों आपने रीजन देना है इसका? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। 1 लाख के ऊपर 10%, हाँ, लेकिन हर महीने भी मिलेगा जब पेमेंट आपको मंथली होगी, मतलब 10% कैलकुलेट करेंगे जो बन गया 10,000, ठीक है। इसको हम इजी कर लेते हैं, 12 का कैलकुलेशन देखिए जरा, इजी हो जाए, ठीक है। दैट मींस कि 12,000 मिलेगा मंथली, आपको मिला 1,000 रुपए, तो महीने के हिसाब से ये हर महीने आपको 12 12 12 12 मिलता रहेगा, उस महीने का हिस्सा बना वो आपको मिल जाएगा। फिर अगले महीने फिर से 1,000, फिर अगले महीने फिर से 1,000, तो किस केस में ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो यही तो कंपाउंडिंग है। मैं आप एक मंथली काउंट कर रहा हूं, कैसे?
ये और चीज उसके ऊपर आपको ये 12 है डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर ये 3000 मिलेगा हर क्वार्टर का। यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल 12000 एक बार सिंगल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एनुअली जो आपको रेट मिल रहा है ना वो यही मिल रहा है 12000, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या होगी होगा ये कि यहाँ इस एक बार में 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद 3000 का ऐड हो जाएगा। अगले 3 महीने 1,03,000 रुपए के ऊपर आपको मिलेगा। अब आपको 3000 का मिलेगा हो सकता है 3030 रुपए मिल जाए। आप ये क्वार्टर यानी आपको सिंगल साइड होगा, ये है मंथली, ये कैलकुलेशन जरा इसे देखिए आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हर महीने 1000 रुपए मिला, तो पहले महीने के बाद ये 1 लाख नहीं रहेगा, ये 1,01,000 हो जाएगा। अगला महीना जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1,01,000 का मिल रहा है। दैट मींस हो सकता है पहले महीने मिले 1000, अगले महीने मिलेगा 1010 रुपए सपोज, ठीक है। उससे अगले महीने वो फिर 1000 और ऐड हो गया, अब आपको मिलेगा 1020 सपोज। उससे महीने अब इस महीने का 1020 और ऐड हो गया, फिर तकरीबन 3030 रुपए और ऐड हो गए, तो अगले महीने मिलेगा 1033 लेट्स सपोज। तो ये जैसे कंपाउंड होता जाएगा, हर महीने जो पैसे आ रहे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। दैट इज व्हाई इसका जो टोटल बनेगा वो 12000 से ऊपर ही बनेगा। लेट्स सपोज 13000 बन जाता है, 13 में बनेगा वैसे यूजुअली दिस वुड बी 12000 है सपोज 500 या 12300, यहां पर बन जाता है 12150 लेट्स सपोज। यहां पर बनेगा एग्जैक्ट 12000, जो एनुअली एक बार दे देगा 12% दे दो एक बार, उस 12% में आपने कुछ नहीं कमाया। यहाँ 3 महीने बाद जो पैसे है उसके ऊपर कुछ कमाया, यहाँ हर महीने जो पैसे है उसके ऊपर कुछ कमा रहे हैं। तो आखिरी महीने तक वो 1000 के 10 रुपए दे देते हो, आखिरी महीने तक कमा रहे हैं, फिर अगले फिर से कमा रहे हैं। इसलिए ये जो है इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इस साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो अगर आप एक ऑप्शन है जैसे बैंक में आप अकाउंट देखेंगे तो आपको लेट्स सपोज मिल रहा है मंथली कंपाउंडिंग पर रेट इंटरेस्ट 11.7% और ईयरली पे 12% मिल रहा है। आई थिंक दिस माइट बी इवन बेटर, हो सकता है ओवरऑल में वो 12% दे, ये आपको 12000 फिर भी 100 दे सकता है। इससे उसकी कैलकुलेशन करना जरूरी है। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, कि साल में कितनी बार वो पेपर इंटरेस्ट जनरेट करता है, उस इंटरेस्ट पर क्या दे सकता है। All this compounding. So interest earned on an investment is reinvested in the same investment और फिर अगली बार जो है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, that is called compounding। और सिंपल इंटरेस्ट होता है जो जिसके अंदर आपको ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलता और एनुअली आपको सिर्फ 12000 मिल जाता है और फिर उसके ऊपर आपको पेमेंट हो जाती है, क्लियर हो जाता है वो। ओके इसके अलावा एक ऐसी पेमेंट का तरीका भी आ सकता है जहां पर आपको हम कहते हैं लमसम पेमेंट हो जाए, मतलब एक सिंगल पेमेंट हो जाए कैश फ्लो, ठीक है, या तो आइदर द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट या एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट ना मिल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लमसम पेमेंट इस तरह से हो जाए कि आपने बॉन्ड खरीदा जिसे हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड पहले समझा देता हूं आपको। ये टाइमलाइन है, ये जीरो टाइम पीरियड है, तो जीरो टाइम पीरियड then comes in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year and 5 year की मैच्योरिटी में ये बॉन्ड है, ठीक है। 1000 रुपए का आज आपने बॉन्ड होगा, एक सर्टिफिकेट होगा, पीस ऑफ पेपर इस तरह का, ये 1000 रुपए की वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट इसका एनुअली दिया जाएगा, ठीक है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन है। अब ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% एनुअली आपको देता है,
लेट मी से ये इस टाइम पे आपने इनको देना है 1000 रुपया, लेट्स सपोज अगले साल आपको मिलेगा 100 रुपया, अगले साल फिर 100 रुपया, अगले साल फिर 100 रुपया, अगले साल फिर 100 रुपया, अगले साल 100 रुपया और 1000। ठीक है, ये आपके इस बॉन्ड की लाइफ होगी कि आपने आज 1000 रुपया दिया, ये माइनस है आपका, ये आपने दे दिया, फिर एक साल में 100 रुपया मिलेगा, फिर 100 रुपया को मुझे इंटरेस्ट है 10%, फिर 100 रुपया, फिर 100 रुपया और 5% जो मैच्योर हो रहा है 1000 रुपया वापस आ जाएगा। ये जो है नॉर्मल बॉन्ड, एक आम जो बॉन्ड होता है। ठीक है, अब एक बॉन्ड होता है जीरो कूपन बॉन्ड, उस केस के अंदर वो कहते हैं हम आपको ये कूपन रेट नहीं देंगे, इस रेट हम कूपन रेट कर रहे हैं 10% का रेट आ रहा है, हम आपको कूपन नहीं देंगे। ठीक है, हम आपको 5वें साल 1000 रुपया वापस करेंगे। तो क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? तो वो बेचते कैसे? वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम आपको 5 के साथ दे रहे हैं 1000 रुपया इंटरेस्ट आपको दे, हम आज आपको ये बॉन्ड 700 रुपए का देंगे, हम आज आपसे 1000 रुपए नहीं लेंगे, 700 रुपए लेंगे, कल को आपको 1000 रुपए वापस करेंगे। यस, गॉट इट। ये लमसम पेमेंट होगी, ये है लमसम पेमेंट एग्जांपल के वो आपको कूपन नहीं दे रहे, तो सिंगल पेमेंट आपको करेंगे हम 1000 रुपए की करेंगे, अगर आज आप मुझे 700 रुपए दे दो, अब आप समझ रहे हैं हां 700 रुपए दे 1000 रुपए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट सपोज हम कहते हैं 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ है 10%। ठीक है, तो वी व्हाट विल डू इज 1 प्लस 0.1 raised to the power of 5, what would this be? $620। आपको 700 रुपए के अंदर ये बॉन्ड वाला नहीं खा रहा। अब आप क्या करेंगे, आप जो कहेंगे जनाब अगर आप ये बॉन्ड मुझे 620 रुपए तक का बेचते हैं तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न बनता है, मैक्सिमम में आज के 620 रुपए देने को तैयार है। अगर वो ये बॉन्ड आपको 600 रुपए का दे रहा है, विल बी हैप्पी टू बाय। वो ये बॉन्ड आपको 620 रुपए का देते हैं तो भी आप इसे खरीदते हैं, लेकिन इससे ज्यादा गलत आपको जो रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है 5 साल का वो नहीं पूरा, तो उन्हें भी उसके हिसाब से अंदाजा एक प्राइस सेट करनी होगी, इसके प्रभु आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट रिटर्न होता 10% की जगह 7%, इसमें उसमें भी नुकसान होगा। कैसे? हमने बेसिकली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक फाइनेंशियल मैनेजर हमारा काम ये है कैलकुलेट करना है 5 साल बाद जो 1000 रुपया है उसकी आज की डेट में वैल्यू अगर 10% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन प्रीमियम रिस्क प्रीमियम मिलाकर मैं 10% डिमांड कर रहा हूं, तो उसकी आज की डेट में वैल्यू 620 रुपए बनती है। तो मैं 620 से अगर ऊपर देता हूं पैसे तो मुझे वो नुकसान हो रहा है, 700 में इसको खरीदता तो मुझे 80 रुपए का नुकसान हो रहा था आज की डेट में। ठीक है, तो अगर 10% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था तो 620 बनता था, तो मैं ये नहीं ले सकता, मुझे नुकसान हुआ था 700 रुपए। हाँ, अब मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज कर दिया था, अब ये फिर से मुझे 700 में दे रहे हैं, कितना 700 में देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड रेट रिटर्न है 0.7%, जिसका मतलब 0.07 होगा इस केस में। तो हम इसके ऊपर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या 0.7% का मेरा रिक्वायर्ड रेट तो मुझे 700 में खरीदना चाहिए या नहीं। सो व्हाट विल डू इज अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू द पावर 5, 713 रुपए। अब मैं ये 700 रुपए में खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक ये मुझे नुकसान नहीं करा रहा। डिपेंड करेगा कि मेरा रिक्वायर्ड रेट रिटर्न क्या है। ठीक है, जो मेरा रिक्वायर्ड, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी कि
8% आ रहा है, 8.5% आ रहा है, 13% आ रहा है, जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से मैं ये देखूंगा कि इसकी आज की डेट में मेरे लिए क्या वैल्यू बनती है। उस वैल्यू पता चले 713 का भी बेचे लिए मैं खरीदूंगा, लेकिन इससे ऊपर जब खरीदूंगा तो मुझे नुकसान होगा, इससे कम में खरीदूंगा तो मुझे फायदा होगा। Let's move on. So next concept is annuity. Annuity is equal annual payments या receipts, ठीक है, कि हर साल इक्वल पेमेंट हो, ये एन्युटी है। बॉन्ड पेपर जो 100 रुपए मिल रही है, एन्युटी है। इक्वल एनुअल पेमेंट या इक्वल एनुअल रिसिप्ट। जैसे रिसिप्ट क्या होती है, जैसे आप इंश्योरेंस पे करते हैं, कि लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवाई है, हर साल मैंने इक्वल पेमेंट करते जाते हैं या हर महीने इक्वल पेमेंट करते जाते हैं, उसे हम कहते हैं एन्युटी। A series of equal cash flows received at fixed intervals over the investment horizon. इफेक्टिव एनुअल रेट या इक्विवेलेंट एनुअल रेट, ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है? नो प्रॉब्लम। आपका ग्रुप बना हुआ है, जहां तक मुझे याद है आपका ग्रुप, मुझे एक बार प्लीज टेक्स्ट तो करें सो दैट आई कैन जस्ट चेंज द लोगो नेम, तो मुझे सर्च करने में हर बार आसानी रहेगी उसे। मैंने क्योंकि कल सर्च किया था, मुझे नहीं मिला एक्चुअली। और एलएमएस के ऊपर भी सारा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, मैं वजह बता देता हूँ आपको, या एक मिनट बस अभी बताता हूँ। ये वो रेट है जो आपको जैसे हमने ये 12 साल महीने की कंपाउंडिंग, 12 महीने की कंपाउंडिंग, तो हम कहते हैं रेट मिल जाए, रादर देन कि हम हर साल